मैं अपना थोड़ा सोशल मीडिया का यूज़ करती थी, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, लेकिन उसका यूज़ करती थी मैं अपना जीके करंट और जीएस के लिए और साथ ही कुछ लीगल मैटर्स के लिए। कभी रील उल बनाने का शौक़ नहीं चढ़ा? नहीं, रील वगैरह बनाने का तो आपने कोचिंग किया था? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं। बिना कोचिंग के आप यहाँ तक आए? जी, मैंने कोई कोचिंग नहीं किया है, मेरा सेल्फ स्टडी रही है मेरी। जो गृहिणी होती है उसे तो ऐसा लगता है रोज़ ही लगता है, क्योंकि जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो सुबह से ही शुरू हो जाती हैं। तो जब आपका बहुत सारा टाइम आपका काम में चला जाता है तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ होने लगता है। पर मैंने फिर ये कोशिश की कि अगर कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, तो फिर बाकी जो जितना समय बचता था, शाम के 4 बजे से फ्री हो गई तो 4 से 6 पढ़ लिए, रात को 10 बजे फ्री हो गई तो 10 से 2 पढ़ लिए। तो ये एक डेफिनेटली वो था कि बस जो भी समय मिले मुझे फिर मतलब अपने आप को डीमोटिवेशन नहीं करना है और जितना भी समय मिले मुझे उसका यूटिलाइज करना है। देवी देवता पूजी थी जो इतना बढ़िया लक आपका हो गया और आप न्यायाधीश बन गए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं महीने में 4 दिन व्रत रहते हैं ताकि देवी माई देवता उनके ऊपर खुश हो जाए और उनको नौकरी मिल जाए। कौन सा देवी पूजी थी आप? देखिए, ये थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल है, क्योंकि ये हर किसी की पर्सनल आस्था का सवाल है। वो जिनको मानते हैं उनको। फिर मैंने एलएलबी की, तो टोटल मिला के 10 इयर्स हो गए एलएलबी की हुए। मतलब एलएलबी जो है मेरी शादी के 10 साल बाद मैंने एलएलबी की। अच्छा, सासू माँ से कभी ऐसा नहीं सुनने को मिला कि इस उम्र में ये बच्चे हो गए, घर वाली हो गई हो, पढ़ के क्या करोगी? ऐसा बीते दिनों में एक खबर बहुत तेज़ी से सुर्खियों में थी, ज्योति मौर्य जब एसडीएम बन जाती है तो अपने पति को छोड़ देती, कहीं ऐसी घटना तो नहीं होने वाली है? देखिए, ये तो समाज है और समाज में एक्सेप्शंस तो होते ही रहते हैं। भ्रष्टाचार जो है इतना हावी है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो आप भी न्यायाधीश के पद पे बैठ के ईमानदारी से काम करेंगे या फिर आप भी उसी कैटेगरी में? जी बिल्कुल, मैं तो ईमानदारी से ही कार्य करूँगी। पहले सभी कहते हैं। नहीं, अब हर किसी का अपना व्यक्तित्व होता है। न्यायाधीश एक न्यायाधीश के रूप में काम करेंगी, वकील वो भी नहीं जो न्याय करता है। चलिए अब शुरू करते हैं। बात करना चाहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये सफ़र यहाँ तक जो इन्होंने तय किया है इसके पीछे कितनी मेहनत लगी है। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, हमारे दर्शकों को आप एक बार अपना परिचय बता दें। मेरा नाम दीपिका रानी है और मैंने PCSJ 2022 में अभी फाइनल सिलेक्शन लिया है। अच्छा, 2022 में ही फाइनल सिलेक्शन हुआ। अच्छा, परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, देवर, जेठ, जेठानी सभी हैं। मतलब एक जॉइंट फैमिली है। जी बिल्कुल। बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे तो एक ही है, बाकी परिवार में और भी अन्य बच्चे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप देखे होंगे कि जो लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बीत जाता है लेकिन आउटपुट कुछ भी नहीं निकलता। वो भी उनके लिए जो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई के लिए बाहर गए होते हैं, जिनके पास ना तो सास की जिम्मेदारी होती है, ना बच्चे की जिम्मेदारी, ना पति की जिम्मेदारी, जेठ जेठानी है, मतलब इन सब तो दूर की बात है, लेकिन फिर भी वो सफल होकर नहीं लौट पाते और कहते हैं कि हमारी किस्मत में नहीं था। ये चीज़ें आपने सुनी होगी। मेरे भी जानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं, घर से दूर रह के कर रहे हैं और पूरा का पूरा टाइम पढ़ाई को देते हैं, लेकिन फिर भी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल बीत गए, आउटपुट कुछ भी नहीं निकला। मैम, ये कैसे पॉसिबल हो सका? ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है जान के कि आप अपने इतनी जॉइंट फैमिली में, इतनी बड़ी फैमिली में रहते हुए भी पढ़ाई के लिए आपने टाइम दिया और टाइम ही नहीं दिया बल्कि एक अच्छे पद पे आपको एक पोस्टिंग हुई, आपकी नियुक्ति हो गई है। जी बिल्कुल, ये तो निश्चित है कि मतलब एक साधारण जो कैंडिडेट होता है उसकी तुलना में एक घरेलू महिला को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसके समय सीमाएं भी बहुत कम होती हैं, उन पर समय नहीं होता है, बिल्कुल समय का बहुत ज़्यादा अभाव होता है। तो डेफिनेटली मुझे भी यही समस्याएं थी, एक तो निश्चित समय का अभाव और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ। तो फिर जब ऐसा था तो जब मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। ये ख्याल कब आया कि अब कुछ करना? जब मेरी शादी हुई उसके कई साल बाद, कई साल तक तो मुझे टाइम ही नहीं लगा और उसके बाद जब पारिवारिक जिम्मेदारी थोड़ी कम हो गई तो जब मुझे कुछ घंटे बचने लगे मेरे पास, तो मुझे लगा कि अब मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए।
तो फिर उस दिशा में फिर मैंने LLB की। फिर मुझे लगा कि मुझे LLB की, और फिर जैसे ही LLB में करती गई तो एक महत्वाकांक्षा अपने अंदर आती गई कि अब मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना है। एक्चुअली करना तो बहुत पहले से था, लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं ना कर सकी, और जब थोड़ा सा समय मिला तो मैंने अपने इस सपने को साकार करने की पूरी कोशिश की, और इसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। अच्छा, ये बताइए, शादी के कितने साल बाद ये याद आया कि पढ़ना चाहिए, अपने लिए कुछ करना चाहिए? जी, शादी के 8 साल बाद मुझे टाइम लगा कि मतलब मुझे दोबारा पढ़ना चाहिए। देखिए, बड़ी बात है, शादी के 8 साल बाद मैम को याद आया कि मुझे पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए अपने लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा क्या? जी, फिर मैंने LLB की, तो टोटल मिला के 10 इयर्स हो गए LLB की हुए। मतलब LLB जो है मेरी शादी के 10 साल बाद मैंने LLB की। अच्छा, सासू माँ से कभी ऐसा नहीं सुनने को मिला कि इस उम्र में ये बच्चे हो गए, घरवाली हो गई हो, पढ़ के क्या करोगी, ऐसा कभी? बस थोड़ा सा ये था कि सपोर्टिव तो वो थी, और इसी वजह से मतलब परिवार का भी सपोर्ट रहा इसमें, और मेरी सासू माँ फ्रेंड टाइप ही रही है मेरी, और ससुर जी भी मेरे बहुत ही मतलब उन्होंने कहा कि बेटा आप पढ़ना चाहते तो आप अपना ये है पढ़ो, तो उन्होंने भी बहुत हेल्प की, और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत हेल्प की, जितनी भी इकोनॉमिक बुक्स वगैरह हैं अरेंज की, और साथ ही मतलब जो भी आवश्यकता समय समय पर पड़ी उन्होंने मुझे मतलब प्रदान किया, और उसकी वजह से फिर मैं अपने इस लक्ष्य को हासिल करने में, ऐसा ही नहीं सिर्फ मेरा ही योगदान है, मेरे परिवार का भी पूरा साथ में योगदान, उनके बगैर शायद मैं ये ना कर पाती। अच्छा, इस पढ़ाई के दौरान क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई बीच में, जब ऐसा कभी लगा होगा कि यार अब लगता है कि अब नहीं पढ़ पाएंगे, या फिर अब पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? क्या ऐसा भी कभी दौर आया, ऐसा कोई मोड़ आया पढ़ाई के लिए? जी, डेफिनेटली ये तो अदर एस्पिरेंट को लगता होगा समय समय पर एक जो गृहिणी होती है उसे तो ऐसा लगता है, रोज़ ही लगता है, क्योंकि जो जिम्मेदारियां होती हैं वो सुबह से ही शुरू हो जाती हैं, तो जब आपका बहुत सारा टाइम आपका काम में चला जाता है तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज़ होने लगता है। पर मैंने फिर ये कोशिश की कि अगर कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, तो फिर बाकी जो जितना समय बचता था, शाम के 4 बजे से फ्री हो गई तो 4 से 6 पढ़ लिए, रात को 10 बजे फ्री हो गई तो 10 से 2 पढ़ लिए। तो ये एक डेफिनेटली वो था कि बस जो भी समय मिले मुझे फिर मतलब अपने आप को डीमोटिवेशन नहीं करना है, और जितना भी समय मिले मुझे उसका यूटिलाइज़ करना है, जिससे कि मैं फिर इस कंपटीशन का, क्योंकि एक स्कोप है जी, क्योंकि इसमें इतना वाइड सिलेबस है कि आपको टाइम तो पे करना ही है, तो उसके लिए ये था कि जो भी मिले, जो गुजर गया सुबह से शाम तक, जितना नहीं मिला, जो मिला उसी में अपना पॉजिटिव होकर काम करिए तो वो भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। अच्छा, घर के काम के दौरान पढ़ाई का क्या रूटीन रहा, ये बताइए। घर के काम के समय में पढ़ाई नहीं करती थी, जब कार्य सारे समाप्त हो जाते थे उसके बाद ही मैं पढ़ाई करती थी। कितने घंटे टाइम मिल जाता था पढ़ने का शाम को दिन में मतलब 3:30 से 5:30 के आसपास 2 घंटे पढ़ती थी, फिर अपना 1 घंटे 5:30 से 6:30 मैं अपना थोड़ा सोशल मीडिया का यूज़ करती थी, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, लेकिन उसका यूज़ करती थी मैं अपना जीके करंट और जीएस के लिए, और साथ ही कुछ लीगल मैटर्स के लिए। कभी रील बनाने का शौक़ नहीं चढ़ा? नहीं, रील वगैरह बनाने का तो कभी शौक़ नहीं लगा, बस ये था कभी 5-10 मिनट कभी देख ली, लेकिन ऐसा कभी शौक़ नहीं पैदा हुआ। हाँ, कि मैं भी रील बनाऊं, क्योंकि रील बना के लोग फेमस हो रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो मेरी महत्वाकांक्षा थी वो दूसरे क्षेत्र में थी, तो इस तरफ फिर मैं अपना ध्यान ही नहीं गया मेरा। अच्छा, ये सिविल जज बनना या फिर जुडिशरी में ही आना, ऐसा क्यों लगा आपको? एक तो मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से मायके साइड से आती हूँ तो वहाँ पे मेरे फादर जज रहे हैं। कौन से जज रहे हैं? ये जिला जज रहे हैं, वो अपर जिला जज रहे हैं, तो मोटिवेशन तो वहीं से था कि कुछ इसी क्षेत्र में करना है। कि पिताजी जज रहे तो मैं भी जज बनूंगी। हाँ, ये तो डेफिनेटली बच्चे में एक जेनेटिक इनहेरिटेंस हो जाती है कि अगर आपने अपने फादर को देखा है उस तरीके से तो फिर डेफिनेटली बच्चे में वो चीज़ आती है। पर चूँकि महिलाओं की ये होता है कि समय पर शादी हो जाती है तो वो वर्क नहीं करती हैं चीज़ें, और उसके बाद फिर जैसे ही समय मिला फिर मैंने अपने उस सपने के बारे में सोचा जो मैंने कभी सोचा था, और फिर उस दिशा में कार्य किया, तो फिर आज आइडल किसे मानती हैं आप अपना? मैं मतलब मेरी लाइफ में आइडल पर्सन कहूँ तो मेरी खुद की परिस्थितियाँ हैं। अच्छा। क्योंकि
अगर ऐसा मेरे को कोई ऐसा व्यक्तित्व अब तक नहीं मिला जिसे मैं पूर्ण तरीके से आइडल कह सकूं। तो जब मेरी परिस्थितियों ने मुझे इतना मोटिवेशन दिया कि मुझे करना है, तो मेरी परिस्थितियाँ ही मेरी आइडल हैं। उन्हीं ने मुझे प्रेरित किया कि अब अपने लिए कुछ करना है। अच्छा, और इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको? इंस्पिरेशन तो एक तो मेरे फादर रहे उन्होंने, और मेरे हस्बैंड। उन्होंने कहा कि तुम में बहुत क्षमताएं हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानो और इस दिशा में कार्य करो। तो फिर उनका बहुत सपोर्ट मिला मुझे। जितना भी इकोनॉमिक अपना स्पेंडिंग थी वो सब उन्होंने की है। और जब भी जो भी ज़रूरत है, जहाँ भी आना जाना, पेपर दिलवाना, प्री के, मेंस के, इंटरव्यू के, तो वो हर वक्त साथ थे मेरे। तो इंस्पिरेशन वहीं से आती है। अच्छा, एक चीज़ और, अभी आपने देखा होगा बीते दिनों में एक खबर बहुत तेज़ी से सुर्खियों में थी। ज्योति मौर्य जब एसडीएम बन जाती है तो अपने पति को छोड़ देती, कहीं ऐसी घटना तो नहीं होने वाली है? देखिए, ये तो समाज है और समाज में एक्सेप्शंस तो होते ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी मतलब ये नहीं है कि आप पूरे समाज को एक लेबल दे दें, ऐसा नहीं है। तो एक आध घटनाएं होती हैं, उससे आप पूरे समाज को आप एक ही लाइन में नहीं बोल सकते। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कि अब जो है कोई भी पति या फिर घर वाले अपनी पत्नी को, अपनी बहू को घर से बाहर भेजने से कतराने लगे हैं जब से ज्योति मौर्य वाला कांड हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा डेफिनेटली थोड़ा सा तो घबराहट और डर का माहौल लगने लगता है, पैदा हो जाता है जेंट्स के मन में। पर वो इतनी चिंता ना करें, और उनमें ट्रस्ट है रिलेशनशिप में, तो बिल्कुल अपने वाइफ को पढ़ाएं। ऐसा कुछ नहीं है कि हर घटना ऐसी होगी, तो इसी वजह से पढ़ाएं। ऐसा नहीं कि एक घटना से सब कुछ ख़राब हो जाता है। अच्छा, बाकी जो महिलाएं आपको देख रही हैं और जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, जो पढ़ाई को पूरा टाइम देते हैं फिर भी वो सफल नहीं हो पाते और अपनी किस्मत को कोसते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? देखिए कि पढ़ाई तो करनी है डेफिनेटली, और ज़्यादा करनी है, ये भी सही है। लेकिन किस दिशा में करनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको पढ़ने के लिए वो पढ़ना है जो कंपटीशन में आता है। अगर आप उस लाइन को छोड़ के अदरवाइज़ व्यर्थ की चीज़ें पढ़ेंगे तो आपका टाइम भी जाएगा और सिलेक्शन भी नहीं होगा। और जहाँ तक मैं मतलब प्री के लिए राय तो मेरी यही है कि आप जितने MCQ कर सकें अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के, उतने करें, क्योंकि उससे आपका एक एनालिसिस पावर डेवलप होती है, तो आप प्री आराम से निकाल सकते हैं। और मेंस के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली आपका निकल जाएगा। क्या पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? पढ़ाई में पैसे ज़्यादा मायने रखते हैं? जो लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं तो मैं कैसे पढ़ूँ, ये थोड़ा सा मतलब इसके दो जवाब हैं। अगर आप कोचिंग को जा रहे हैं तो डेफिनेटली महंगा पड़ता है। अगर आप कोचिंग जा रहे हैं और बाहर से कोचिंग ले रहे हैं तो डेफिनेटली महंगा पड़ता है। फिर कोचिंग की फ़ीस रहती है। फिर आपने किया या नहीं कोचिंग? मैंने ये सवाल करना भूल गई मैं। आपने कोचिंग किया था? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं। बिना कोचिंग के आप यहाँ तक आई? जी, मैंने कोई कोचिंग नहीं किया है। मेरा सेल्फ स्टडी रही है मेरी। अच्छा, अब गाड़ी के पीछे जो है न्यायाधीश लिखा हुआ है, ये देखकर, स्टिकर देख करके, ये नेम प्लेट देख करके कैसा महसूस होता है? जी बिल्कुल, ये जो नाम लिखा रहता है न्यायाधीश, जी बिल्कुल एक गरिमा का प्रतीक है। और अगर आपको ऐसा कुछ टैग मिलता है तो फिर आपको उस पद की गरिमा बनाए रखनी होती है। और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं अपने उस पद की गरिमा बनाए रखूँ और उसके साथ ही अपने न्यायिक कर्तव्यों को निर्वहन करूँ। अच्छा, भ्रष्टाचार ही बहुत है। भ्रष्टाचार जो है इतना हावी है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो आप भी न्यायाधीश के पद पे बैठ के ईमानदारी से काम करेंगे या फिर आप भी उसी कैटेगरी में? जी बिल्कुल, मैं तो ईमानदारी से ही कार्य करूँगी। पहले सभी कहते हैं। नहीं, अब हर किसी का अपना व्यक्तित्व होता है, पर मैं दूसरों के बारे में राय नहीं दे सकती। लेकिन मैं अपने बारे में तो यही कहूँगी कि मैं तो ईमानदारी से ही कार्य करूँगी। क्योंकि कोर्ट में जो व्यक्ति आता है वो मतलब सबसे आखिरी में आता है, जब अपने सारे समझौते, सारे अपने जितने भी प्रोसेस होते हैं किसी भी चीज़ को, विवाद को हल करने के, वो सबको अपनाने के बाद आता है। अगर यहाँ भी न्याय नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ मिलेगा? तो मुझे लगता है कि मैं तो निश्चित ही ईमानदारी से अपने न्यायिक कार्य को करूँगी। चलिए, अच्छा बस आखिरी सवाल
कि कौन सा देवी देवता पूजी थी जो इतना बढ़िया लक आपका हो गया और आप न्यायाधीश बन गए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं महीने में 4 दिन व्रत रहते हैं ताकि देवी माई देवता उनके ऊपर खुश हो जाए और उनको नौकरी मिल जाए। कौन सा देवी पूजी थी आप? देखिए, ये थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल है क्योंकि ये हर किसी की पर्सनल आस्था का सवाल है। वो जिनको मानते हैं उनको पूजें, है ना। और मैंने तो ये रहा है कि मैं ज़्यादा व्रत नहीं करती हूँ मैं, और मेरा विश्वास थोड़ा कर्म में ज़्यादा है। तो मैंने तो अपना कर्म ही किया है, और बाकी जो है अपना किस्मत भी और लक भी तभी साथ कार्य करता है जब आप अपना पूरा 100% दें, अदरवाइज़ आप किसकी किस्मत वर्क नहीं करेगी फिर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रहा छोटा सा इंटरव्यू जो हमने बातचीत करने की कोशिश की न्यायाधीश मैम से। कहने में बड़ा फ़क्र महसूस हो रहा है कि हम पहले भी यहाँ पे आते थे, मैम से नहीं मिले थे, लेकिन अब की बार जब आए तो पता चला कि घर के सामने जो गाड़ी खड़ी है उस पर न्यायाधीश लिखा। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी खुशी इसलिए होती है कोई हमारे समाज का व्यक्ति, और उससे दुगनी जो खुशी है इस बात की है कि किसी को 8 साल के बाद याद आता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, अपने लिए अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। मैम ने वो कर दिखाया बिना कोचिंग के, एक जॉइंट फैमिली में रहते हुए। बच्चे हैं, पति हैं, सासू हैं, जेठ जेठानी, तमाम लोग हैं, परिवार के सदस्य हैं। उसके बावजूद इन्होंने पढ़ाई किया और अपने परिस्थितियों को अपना आइडल माना, और इनको जो प्रेरणा मिली उनके पिता से मिली, क्योंकि इनके पिताजी भी जज रहे हैं। तो ये इंटरव्यू देखने के बाद, मैम को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे और क्या सीख मिली आपको इनसे, वो भी आप अपने इस कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।